स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुरुआत कीजिए अशोक कुमार जी। कल आपको बता ही दी थी और बहुत सारी जगहों पर यह खबर आपने पढ़ी होगी कि ईरान के डर से तुर्की से भागा था, अंकारा से भागा था ट्रंप। पहले एक ट्रक में बैठा, खाने पीने वाले ट्रक में बैठा, फिर एक छोटे जहाज में गया और उस जहाज से भाग के गया था इंग्लैंड। अब ट्रंप ने खुद मान लिया है कि हाँ ये हुआ था, मैं ईरान से डरा हुआ था। लेकिन मैं बताता हूं इसके पीछे की खबर। पीछे की खबर यह है और ये इजरायली अखबारों में छपी है कि इजराइल ने, मोसाद ने ट्रंप को यह बताया था कि ईरान एयरफोर्स वन पर हमला करने वाला है। अब देखिए, अगर यह सच होता तो एयरफोर्स वन पर हमला हुआ होता और ट्रंप बच गया होता। बहुत सीधी सी बात है कि मोसाद ने एक बार फिर से ट्रंप को बेवकूफ बनाया है। असल में मोसाद की खबरों पर, मोसाद की जो सारी की सारी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर डिपेंड होके ट्रंप ने एक के बाद एक लगातार गलतियां की हैं। पहले मोसाद ने यह बताया कि आप एक बार शहीद कर दोगे खामनेई साहब को, उनके जो आसपास के लीडरान हैं उनको एक बार शहीद कर दोगे, उसके बाद पूरे ईरान में तमाशा हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और रेजीम पलट जाएगी। हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। उनकी शहादत के बाद ईरान एक होकर खड़ा हो गया और ट्रंप साहब देखते रह गए। यही बात नरेंद्र मोदी जी को भी बताई गई थी, मेरा यह मानना है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले जाकर इजराइल के साथ हूं और फादरलैंड मदरलैंड ये सारा कुछ कराए थे। वो ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इस बेवकूफी का खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, अमेरिका के लिए लगातार मुसीबत बढ़ रही है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अब अमेरिका अपनी सारी जान लगाकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पा रहा है। उसके बाद भी अमेरिका को लगातार जानबूझकर गलत इंटेलिजेंस दी जा रही है ताकि ट्रंप लगातार बेवकूफियां करता रहे। इस समय भी ये इंटेलिजेंस ट्रंप को यह बताने के लिए दी गई कि ईरान उनको मारना चाहता है। ईरान का जो इतिहास है, डिप्लोमेसी का इतिहास है, डिप्लोमेसी के बीच में वो इस तरह की हरकत कतई नहीं करता। कोई भी ईरान को जानने वाला अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन ट्रंप के दिमाग में यह लगातार भरा गया कि ईरान उसकी हत्या करवाना चाहता है और जिस तरह का डरपोक आदमी ट्रंप है, यह डर उसके लिए लगातार बड़ा बनता गया। अंकारा से खाने के ट्रक में भागना तो एक छोटी बात है, इसी डर के चलते ईरान के साथ जो वार है उसको लगातार वो खींचता चला जा रहा है। नतीजा ये कि लगातार अमेरिका बैक फुट पर जा रहा है। हारिज एक अखबार है, पढ़ना चाहिए, महंगा अखबार है, उसकी मेंबरशिप लेनी होती है, लेकिन पढ़ना चाहिए। वो अखबार इजराइल का अखबार है। वो कहता है कि ट्रंप के पास इस वार को लेकर कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ट्रंप इस वार को जीत ही नहीं सकता है। यह हारिज कह रहा है, इजराइल का अखबार। और यहां नेतन्याहू का किस्सा अगर आप देखेंगे तो नेतन्याहू ट्रंप को लगातार बेवकूफ बना रहा है। ट्रंप ने एक 15 पॉइंट गजा प्लान बनाया, बड़ा शोर हुआ कि गजा में यह प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेतन्याहू कह रहा है कि हम इस प्लान को मानते ही नहीं है। और खबर यह बता रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर यह बता रही है कि इस प्लान को बनाए जाने के बाद इजराइल ने वहां पर लगातार बमबारी बढ़ा दी है। वहां पर लोगों की हत्याएं और ज्यादा हो रही हैं। जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, इसमें जितने आपको फलस्तीन के झंडे दिखाई दे रहे हैं, उनके नीचे फलस्तीन के शहीद हैं जो इजरायली बमबारी में मारे गए हैं। तैयार हो गया हमास की, ठीक है हम हथियार डाल देंगे। बाकी जो वहां ग्रुप्स थे वो भी तैयार हो गए हथियार डालने के लिए। लेकिन नेतन्याहू इस जिद पर है कि पहले हथियार डाला जाए फिर हम आर्मी को पीछे हटाएंगे, जबकि तय ये हुआ था कि पहले इनकी आर्मी हटेगी और उसके बाद हथियार छोड़ा जाएगा। जाहिर है कि नेतन्याहू ट्रंप की बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इसकी एक और वजह हो सकती है और वो वजह यह है कि वहां पर इलेक्शन है। दिसंबर में इजराइल में चुनाव है
और ये नेतन्याहू के लिए जीने मरने का सवाल है। अगर इस चुनाव में वो हारता है तो न केवल उसकी पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उसको आईसीजे का जो वारंट है उसके तहत गिरफ्तार भी किया जाए। इसलिए ये चुनाव वो किसी तरह से जीतना चाहता है और इस चुनाव तक तो वो गजा प्लान को किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल साफ होकर सामने आ गई है और नतीजा ये हुआ है कि मोहसिन रजाई साहब ने कल जो बयान दिया कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मानेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, उसमें गजा को भी इंक्लूड किया। यह तकरीबन पहली बार है जब गजा को सीधे इंक्लूड किया गया है। यह कहा गया है कि जब तक गजा में बमबारी बंद नहीं होती, जब तक गजा में शांति स्थापित नहीं होती, जब तक गजा में अमन नहीं आता, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेंगे। दरअसल अगर आपको याद होगा तो जो पहला ही पॉइंट था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसमें लेबनान और उसके साथ बाकी जगहों की बात की गई थी, लेकिन नाम नहीं लिया गया था। तब भी हमने कहा था कि यह केवल लेबनान का मामला नहीं है, यह यमन का भी मामला है, यह गजा का भी मामला है, यानी कि फलस्तीन का भी मामला है। लेकिन फलस्तीन को लेकर कभी ईरान ने नाम नहीं लिया था। अभी जो मोहसिन रजाई का बयान आया है उसमें गजा का नाम है और यह अपने आप में बड़ी बात है। यानी अमेरिका से वो कहना चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग तो खत्म करो ही, साथ में जहां जहां मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है वो सारी जंग खत्म करो। और इसका मानी बहुत साफ है कि गजा के अंदर भी जो आर्मी है, येलो लाइन जो बनाई गई थी, जो ब्लर हो चुकी है, येलो लाइन आगे पीछे हो रही है, वहां से इजराइल को अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। अगर इजराइल अपनी आर्मी नहीं हटाता है तो ईरान सीज फायर को नहीं मानेगा। असल में चुनाव दोनों जगह है। 3 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, अमेरिका में भी और इजराइल में भी। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं जिनके टर्म पूरे हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, सीटें खाली होती हैं, उन पर इलेक्शन कराने के लिए है और अच्छे खासे नंबर्स हैं। मजेदार बात यह है कि अमेरिका के अंदर कम से कम डेमोक्रेट्स के बीच में से लगातार ऐसे कैंडिडेट जीत रहे हैं आईपैक जिनको नहीं चाहता था जिताना। वहां का सिस्टम आपको पता है कि पहले डेमोक्रेट्स के बीच में इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट कौन होगा, रिपब्लिकन्स के बीच में इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट कौन होगा, इसको प्राइमरी बोलते हैं, और उसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में से जो एक एक सांसद चुने जाते हैं, एक एक बंदा जो चुना जाता है, उनके बीच में इलेक्शन होता है, वहां से सीनेटर इलेक्ट होगा। अब इजराइल के अखबारों में लगातार ऐसी खबरें छप रही हैं कि कैसे ऐसे लोग डेमोक्रेट्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आ रहे हैं जो इजराइल के मुखालिफ रहे हैं। कई बार मैं भी आपको बता चुका हूं, ऐसे लोग जिनके ऊपर आईपैक आप जानते हैं इजराइल को सपोर्ट करने वाली संस्था है जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के बीच में ऐसे लोगों पर पैसा खर्चा करती है जो सीनेट में जाकर इजराइल का झंडा उठा सके। उस आईपैक ने मिलियंस खर्च किए हैं लेकिन उसके कैंडिडेट लगातार हार रहे हैं। तो ट्रंप के सामने खतरा यह बना हुआ है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी हारती है, रिपब्लिकन्स हारते हैं और ऐसे लोग सीनेट के अंदर आते हैं जो प्रो इजरायली नहीं हैं, तो ट्रंप की अपनी कुर्सी भी हिल सकती है, उसकी कुर्सी भी जा सकती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इजराइल में अगर नेतन्याहू हारता है तो उसके लिए तो यह जान का सौदा हो सकता है, यह बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए गजा प्लान पे अगर लगातार उसके बयान आ रहे हैं कि मेरे जीते जी फलस्तीन नहीं बनेगा, गजा प्लान लागू नहीं होगा, तो ये दरअसल वहां पर वोट लेने के लिए, वहां का जो कट्टरपंथी तबका है उसका वोट लेने के लिए ये सारी कोशिश है। और दूसरा, अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान वाली जंग लंबी चलती है और कीमतें बढ़ती हैं तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। अब आज की कहानी अगर आप देखिए तो जो ऑयल की प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में $90 के आसपास पहुंच गई है। जब जंग रुकी थी तो ये घट के $60 तक आ गई थी, अब ये $90 तक पहुंच चुकी है। और अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा एक ओपिनियन पीस छापता है जिसमें वो दिखाता है कि ऑयल की प्राइस बढ़ने से आपके घर का हर सामान महंगा हो रहा है। ऑयल की प्राइस बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ना होता है, कंबशन कास्ट बढ़ना होता है, और जब ये सब बढ़ता है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो अमेरिका के अखबार कीमतों के बढ़ने को डिस्कस कर रहे हैं और कीमतें तब तक कम नहीं होंगी जब तक ईरान के साथ फाइनल समझौता नहीं होगा। ईरान के साथ फाइनल समझौता तब तक नहीं होगा जब अमेरिका ईरान की जब तक शर्तें ना मान ले।
तो ऐसे हाल में अगर जंग खिंचती है तो जाहिर है कि न केवल आयल और गैस की कीमतें बढ़ती जाएंगी, बल्कि घरेलू सामानों के दाम भी लगातार बढ़ेंगे। और ट्रंप जो ये वादा करके आया था कि चीजें सस्ती होंगी, उसके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ेगा, रिपब्लिकन्स के हारने का खतरा बनेगा और ये ट्रंप की कुर्सी जाने का सबब हो सकता है। इसलिए दोनों परेशान हैं। अभी दोनों अपने अपने घर की मुश्किलात को देख रहे हैं। ट्रंप चाहता है कि ईरान में न सही गजा में ही कुछ ऐसा हो जाए कि अमरीकी खुश हो जाएं कि चलो हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ किया तो। और नेतन्याहू की दिक्कत यह है कि अगर गजा में कुछ हो गया तो जो जाम्बी उसने तैयार किए हुए हैं इजराइल के अंदर, वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, वो चुनाव हार जाएगा। तो इस समय दोनों दो अलग अलग लाइन लेते हुए अगर नजर आ रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उनको इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन फेस करना है। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि अभी तो जो हालात बन रहे हैं वो हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान में जंग कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी ब्लिस्करिंग हो सकती है, कभी भी अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। रहा सवाल जो मीडिएटर्स का है, जो जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से,